गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग सभी तैयार हैं पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए? अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी पढ़ने के लिए अपने साथ लेकर आइए। और आप जो है कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस मुहिम में आप भी अपने भागीदारी जो है दे सकते हैं। हमने एक भी बच्चा बस्तर का जो है ना छूटे, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस तरीके से कंटिन्यू जुड़कर पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग जो पी ब्लॉक के तत्वों की केमिस्ट्री देख रहे थे उसमें हमने स्टार्ट किया था पिछले इसमें कंप्लीट किया था 15वें वर्ग के तत्वों का रसायन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 16वें वर्ग के तत्वों का रसायन। ठीक है भाई? ओके, तो हेडिंग लगाइए, कॉपी पेन तैयार रखिए हर बार की तरह और आवश्यक चीजों को मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो लगाइए हेडिंग 16वें वर्ग के तत्व, यानी कि वर्ग 16वां। 16वें वर्ग, 16वें वर्ग के को जो है ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो 16वें वर्ग में जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, इसको याद कर, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? ओल्ड, है ना? हम लोग इसको इस तरीके से याद करते हैं, आप लोग जिस ट्रिक से याद करते हो वैसे याद रखिए। ओल्ड स्टाइल से टी पो, है ना? ओल्ड स्टाइल से टी पो, ये जो है 16वें वर्ग के तत्व हैं। ठीक है भाई, 16वें वर्ग के तत्व हैं, इनको आपको जो है जानना चाहिए। अब 16वें वर्ग के तत्वों के ऊपर भी हम जो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन से गुणों का में क्या परिवर्तन आता है, कौन से गुण बढ़ते हैं, कौन से गुण कम होते हैं, आकार क्या होता है, कोष क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे साइज में कमी होगी कि बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ क्या होगा, इन सारी चीजों पे यहाँ से आप लोग को रिफ्रेश कराते हुए चलता हूँ, है ना? ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष क्या होता है, कोष की संख्या जो है बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पे कोष क्या होती है, बढ़ती। ओके, कोष बढ़ेगी मतलब परमाणु का आकार जो है क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कोष बढ़ा, परमाणु का आकार बढ़ा। ठीक, यानी कि यहां वाले के पास अगर दो कक्षकें हैं, कक्षाएं हैं, तो अगले में फिर बढ़ेंगी, अगले में फिर बढ़ेंगी, ऐसा ऐसे जो है कोष बढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई? ओके, नेक्स्ट, अब परमाणु का आकार बढ़ गया, यानी कि नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो आकर्षण होता है वह कम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है कम, इसी को हम जो है जेफ कहते हैं। जेफ क्या होता है भाई, कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, कम होगी। ठीक, अब जेफ कम है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, यानी कि नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कम है, तो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा यानी कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव वो भी कम होगा, क्योंकि पकड़ कमजोर है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक, तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, कम होगा। आयनन विभव ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, कम होता है। ओके, ठीक, ये था आयनन विभव। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को किसी विलगित परमाणु के सबसे आखिरी कक्षा में प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा वहां से निकलती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अगर इसके पास पर्याप्त स्पेस रहेगा, पर्याप्त जगह रहेगा, आकर्षण ज्यादा नहीं है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है का जो ऊर्जा है वो भी ऊपर से नीचे आने से कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे आकार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक, आकर्षण ज्यादा है इसलिए तो आकार छोटा हो जाता है, आकर्षण कम है तो परमाणु का आकार भी बड़ा रहता है, और बड़े आकार में किसी चीज को रखना आसान है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वहां क्या होगी, कम होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू कम होते जाएगा। ठीक, अब आती है एक महत्वपूर्ण गुण, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंध बनाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये भी जो है हम इस वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, कम होती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले के पास कोष कम होंगे, इसमें कोष ज्यादा, कोष ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। परमाणु का आकार इस ऑक्सीजन का छोटा होगा, फिर सल्फर इधर नीचे वालों का आकार कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश इसके पास कम, इसके पास जो है अधिक होगा, इनके पास जो है कम होते जाएगा। आयनन विभव इसका ज्यादा, इधर नीचे आएंगे तो कम होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर वाले का ज्यादा और नीचे वाले का कम होगा। विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर वाले का ज्यादा और इधर नीचे वालों का कम होगा। तो ये था वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, आयनन विभव का मान भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, विद्युतात्मकता का भी मान कम होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है इनको नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब देखते हैं इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सामान्य ऑक्सीकरण, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इनके पास जो सामान्य ऑक्सीकरण होता है ये +4 एवं +6 प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है ये +4 तथा +6 प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, +4 और +6 भी प्रदर्शित करते हैं, और कहा किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन आते हैं वो भी अपन देखेंगे, है ना। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन जो होता है इसके पास अगर देखें तो ये भी शो करेगा इधर क्या, +4, इसके पास भी शो करे, तो ये सभी जो है +4 शो करने की प्रवृत्ति रखेंगे, लेकिन देखेंगे कि किसकी
संभावना ज्यादा होती है, कौन सा क्या शो कर सकता है। ठीक, उसके आगे अब देखेंगे सेलेनियम से टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो है यहां से इधर +6 भी शो करते हैं, ऊपर वाले +6 की संभावना कम होती है। ठीक, ये प्रश्न बन सकता है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है +6 प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन बाकी सदस्य जो है +6 शो करते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे अपन, उससे पहले चीजों को देख लेते हैं कि यहाँ पे दो तरीके से अपन अब बात करते हैं। आपको दिख पा रहा है कि +6 और +4 इनकी ऑक्सीकरण संख्या, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 ऑक्सीकरण का स्थायित्व तो बढ़ता है, यानी कि ये सब के सब जो है +4 शो करते हैं, है ना। ये सब के सब क्या करते हैं, प्लस शो करते हैं। ठीक है भाई, ओके। इधर इन लोग तो +4 शो कर ही रहे हैं, साथ में इधर देखते आएंगे तो सबके सब +4 ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, है ना। +4 ऑक्सीकरण संख्या जो है प्लस शो करेंगे। +4 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व जो है बढ़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो +4 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो उसको बोलेंगे कि +4 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। +4 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व जो है बढ़ता है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक, अब +6 ऊपर ऑक्सीजन और सल्फर तो +6 बहुत कम शो करेंगे, नहीं करते नॉर्मली। तो सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम को अगर देखा जाए +6 ये भी शो कर सकते हैं, इनमें संभावना ज्यादा होती है या कम होगी, इसको अगर समझना है तो यहाँ होता क्या है भाई, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो धीरे धीरे इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव आता है। अक्रिय युग्म प्रभाव जो होता है, जो उसका लास्ट ऑर्बिट होता है, आखिरी कक्षक होता है, उसके एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है जोड़े में एक साथ जो है भाग लेना बंद कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व में कमी आती है। तो यह अक्रिय युग्म प्रभाव आता है, जिसके कारण ये बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये कम ऑक्सीकरण अवस्था है। +4 का ऑक्सीकरण अवस्था तो ऊपर से नीचे आए तो ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है, लेकिन ये बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होते जाता है। क्यों? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले +6 शो कर सकते हैं, नीचे वाले जो है बहुत कम +6 शो करेंगे। ठीक है, ओके ओके भाई, है ना। ऊपर वाले इधर कर सकते हैं, इधर वाले जो है +6 बहुत ही कम शो करेंगे। कम शो करेंगे मतलब +6 का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले जो है क्या करेंगे, +6 शो कर सकते हैं, और नीचे वाले का धीरे धीरे जो है +6 का स्थायित्व खत्म हो जाता है, कम होती है। ठीक, और इसका कारण क्या है, किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, है ना। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी आती है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बड़ी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या संख्या के स्थायित्व में कमी आने लगती है। ठीक, ओके। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इधर ऊपर से नीचे आएंगे +4 तो सब शो करेंगे,
लेकिन ज्यादा कौन शो करेंगे, +4 नीचे वाले। क्यों ज्यादा शो करेंगे, क्योंकि उसका +6 होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, +4 का ऑक्सीकरण बढ़ता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण +4 तो सब शो करेंगे, पर नीचे वाले यहाँ पे ज्यादा शो करेंगे, तो इनका स्थायित्व +4 का बढ़ रहा है। अब यहाँ पे +6 नीचे वाले शो करना बंद कर देते हैं, ऊपर ही वाले शो करेंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो +6 का स्थायित्व नीचे आने पर क्या होता है, कम होता है। स्थायित्व कम हो रहा है मतलब +6 बनने की संभावना कम होती है। इसी को अपन ऐसे समझेंगे कि ऊपर से नीचे आने से +6 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व कम होता है। और इस कम होने का कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है भाई, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के चलते जो है बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, स्थायित्व कमी होती है, यानी कि बनने की संभावना कम होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक। तो ये था सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में +4 और +6। अब ऑक्सीजन की कुछ विशेष ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं, उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं पे चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अभी हम लोगों ने देखा 16वें वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब देखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीजन O2, अगर ऑक्सीजन O2 के रूप में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण O2, अगर ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहां पे एक यौगिक के लिए कंप्लीटली उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 है ना, स्वतंत्र रहेगा तो 0 है ना। परमाणु जो है स्वतंत्र रहेगा तो भी 0, और यौगिक के रूप में रहेगा तो भी 0। यौगिक है ना, अणु के रूप में। ठीक, तो अगर O2 एक अणु है, एक यौगिक है, तो उसका जो है कंप्लीट ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब अगर देखें ऑक्सीजन O2- के रूप में रहे, O2-, ठीक, इसको जो है सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर में अगर 1- है तो ये सुपर ऑक्साइड है, और इस सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, यह होती है -½ सुपर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीकरण अवस्था होती है -½ ठीक है भाई, क्या होती है, -½ अब देखेंगे पराक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर 2- हो, पराक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर में 2-, ये क्या हो जाएगा, पराक्साइड। ठीक, पराक्साइड। अब देखो 1- का जो है माइनस का हाफ है, 2- का जो हो किसका, सुपर क्या, पराक्साइड। पराक्साइड कहा जाता है, पराक्साइड का जो होता है ये -1 है। ठीक है, पराक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या -1। ठीक, ऑक्सीजन O2 1+ भी शो करता है, जहां पर इसका ऑक्सीजन संख्या प्लस का हाफ होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, प्लस का हाफ। O2 का 1- शो करता है, इसको जो है प्लस का हाफ इसकी ऑक्सीजन संख्या। क्लियर है भाई। अब अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्रिया करे रहे और O2 और F2 है ना, यहां पे अगर देखेंगे O2 और F2, तो यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो ऑक्सीजन का जो होता है यहाँ पे +1 होता है। ठीक,
क्योंकि इसका एक माइनस का 1 होगा, इसका प्लस का 1, यहाँ पे कितना होता है, ये प्लस का 1 होता है, किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। वहीं ओजोनाइड, ओजोनाइड KO3, ओजोनाइड KO3, ये है ओजोनाइड, ओजोनाइड, ओजोनाइड। तो यहां पर जो होता है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ठीक भाई। तो ये कुछ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, और नॉर्मली एक ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो है माइनस का 2 भी होता है ना, ऑक्सीकरण अवस्था जो है ऑक्सीजन का माइनस का 2 भी होता है ना भाई। ऑक्सीजन के लिए इसकी ऑक्सीजन संख्या माइनस का 2, ठीक है ना। ठीक, तो आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि अगर ये किसी यौगिक के रूप में है, अणु के रूप में है, तो टोटल उसका जो है 0 होगा। ऑक्सीजन 1 माइनस के रूप में होगा तो माइनस का हाफ होगा, इसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट पराक्साइड, O2 2 माइनस, इसमें माइनस का 1, O2 1 प्लस में माइनस का प्लस का हाफ, अब O2 F2 इस पे प्लस का 1, ओजोनाइड KO3 यहाँ पे माइनस का 1/3, और ऑक्सीजन का जो है माइनस का 2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इतने सारे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। ये थी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण संख्या, ओके। अब देखते हैं 16वें वर्ग के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति उनकी क्रियाशीलता, ठीक है। 16वें वर्ग के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। 16वें वर्ग के तत्वों का हाइड्रोजन से क्रिया, 16वें वर्ग के तत्वों की क्रिया हाइड्रोजन से, ठीक। तो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये सभी जो है, जैसे H2O, पानी H2O बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन H2O बनाता है, वैसी बाकी को भी देखिए, जैसे सल्फर, है ना। इन सब को अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन से क्रिया करके कैसे यौगिक बनाएंगे, तो ये सभी जो है, सॉरी हाइड्रोजन से क्रिया करके सभी एक ही तरीके के जो है यौगिक का निर्माण कर, ठीक है भाई। अब देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाते समय भाग नहीं लिए हैं और इलेक्ट्रॉनों के जोड़े के रूप में होते हैं, इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, और ये सभी के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे क्रमिक रूप से ऊपर से नीचे इनके गुणों का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इनके आकार को एक नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो है एक निश्चित साइज है, हाइड्रोजन का एक निश्चित साइज, ठीक। ये बराबर है मान के चलिए, अगर नहीं दिख रहा है तो भी समझिए हाइड्रोजन का आकार ये पूरा एक जैसा। लेकिन दूसरा तत्व जो इस साइड है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आकार छोटा है, ठीक। सल्फर है, सल्फर का आकार उससे बड़ा है, नेक्स्ट का आकार उससे भी और बड़ा, और आने वाले तत्व का आकार और बड़ा, और ये लास्ट वाले का और भी बड़ा, ठीक। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे कंटिन्यू आ रहे हैं,
तो इनके आकार जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है वर्ग में ऊपर से, है ना। इनका आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जो है कंटिन्यू बढ़ता है। ठीक, अब देखेंगे कि जिस तरीके से आप एक क्रिकेट के बॉल को पकड़ो तो पकड़ जो है मजबूती से पकड़ाता है क्रिकेट का बॉल, और वहीं आप एक वॉलीबॉल को ऐसे पकड़ो एक हाथ, तो देखेंगे कि क्रिकेट का बॉल और वॉलीबॉल में से कौन मजबूती से पकड़ में आता है। तो आप पाएंगे कि क्रिकेट के बॉल को आप ज्यादा मजबूती से पकड़े हो और वॉलीबॉल को जो है पकड़ने में कठिनाई होती है, पकड़ ढीला है। तो इसका मतलब यह है कि आकार छोटा होने से पकड़ मजबूत होता है, आकार बड़ा होने से पकड़ कमजोर हो जाता है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि इनके आकार ज्यादा बड़े हैं नहीं, छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच का जो बंध होगा, पकड़ मतलब ये बंध जो होगा वो मजबूत होगा। ठीक, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा परमाणु का, इनके बीच में जो पकड़ है यानी कि जो बंध है वो क्या होते जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इनके बीच का बंध जो है कमजोर होता जाएगा। ठीक है भाई, इनके बीच का बंध क्या होगा, कमजोर होते जाएगा। ठीक, बंध कमजोर होते जा रहा है मतलब ऊपर वालों की बंध ऊर्जा अधिक, नीचे वालों की बंध ऊर्जा कम। समझ में आ रहा है, ये बंध ज्यादा मजबूत होगा, ये उससे कम उससे कम उससे कम दिख रहा है, हमने बना भी दिया, ये ज्यादा डार्क है और चौड़ा है, ये कम फिर कम 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 इधर डॉट। ठीक, समझ में आ रहा है भाई, आकार बढ़ने से इनके बीच के बंध भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, यानी कि बंध ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी बंध ऊर्जा, सबसे पहले बंध बंध क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे कमजोर होते जाएगा। बंध कैसे होगा, कमजोर होगा, यानी कि बंध ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, बंध कमजोर होगा ऊपर से नीचे आते। ठीक, अब बंध कमजोर है तो थोड़े से एनर्जी देने पे, एनर्जी मतलब क्या देंगे, ताप ही देंगे हम नॉर्मली, थोड़ा सा ताप देने पर वो बंध टूट जाएगा, है ना। जिसका बंध मजबूत है उसको तो तोड़ने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी, लेकिन जिनका ताप कम है, सॉरी, बंध ऊर्जा कम है, बंध कमजोर है, तो आसानी से टूट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन आसानी से टूटेंगे, नीचे वाले आसानी से टूटेंगे, ऊपर वाले को जो है तोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा ताप देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अपन कह सकते हैं तापीय स्थायित्व। तो ताप जो है ऊपर वाले ज्यादा सहेंगे, नीचे वाले को जो है उनकी सहन शक्ति कम होगी, आसानी से टूट जाएंगे। तो ऊपर से नीचे आने पे तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। तो तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो तापीय स्थायित्व भी जो है कम होते, तापीय स्थायित्व कम हो रहा है। ठीक, बंद ऊर्जा कम है, बंद ऊर्जा कम है ना, बंद कमजोर है यानी कि बंद ऊर्जा कम है, बंद ऊर्जा ये कम है, बंद कमजोर या बंद ऊर्जा कम। ठीक, वही है। अब लुईस क्षार, लुईस क्षार क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, लुईस क्षार, लुईस क्षार। इनके अनुसार क्षार कौन है, ऐसे यौगिक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर दान करते हैं, वो क्या है, इनके अनुसार क्षार है। ठीक, और जो ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल है। ठीक है भाई, तो लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है जितनी आसानी से, वह उतना अच्छा जो है लुईस क्षार है। अब इन सबके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो दिख रहे हैं सबके पास डॉट डॉट, ये ये दो दो जो डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म,
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करता है तो दान करेंगे वो क्या होंगे, लुईस क्षार। लुईस क्षार भाई, लुईस क्षार है, क्या होंगे ये, लुईस क्षार। ठीक, अब देखो ये बंद कमजोर होता है ऊपर से नीचे वाले, तो ऊपर वालों का बंद जो है मजबूत होता है। तो जिनका बंद मजबूत होता है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना, नॉर्मली नहीं दे सकते थे। लेकिन यहां पे देखें कैसे होता है कि भाई इसका आकार छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनका वितरण ऐसे पास पास है, ऐसे पास पास है। ठीक, अब सबके पास इलेक्ट्रॉन तो उतने ही बच रहे हैं आखिरी में। जब उतने ही बच रहे हैं तो यही इलेक्ट्रॉन आकार बढ़ने से इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और यही इलेक्ट्रॉन और आकार बढ़ने से क्या होंगे, और दूर होंगे। फिर आकार बढ़ने से और भी दूर दूर होंगे, और आकार बढ़ने से और भी दूर दूर होंगे। ठीक है, मतलब आकार बढ़ रहा है तो इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु में दूर दूर हो जा रहा है। अब देना है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ देना है, तभी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो पास पास होने से इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के देना आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे दूर दूर होगा इलेक्ट्रॉनों को देना मुश्किल होगा जोड़े में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक मुट्ठी चावल को जो है ऐसे हथेली पर रखो तो यहां से रैंडमली आप पकड़ोगे तो बहुत मात्रा में चावल पकड़ाएगा। ठीक, अब उसी को क्या करो, उसी चावल को आप मैदान में दूर तक फेंक दो, और अब जाके एक साथ दो को पकड़ो तो पकड़ में भले कहीं आ सकता है पर संभावना क्या होती है, कम होती है। तो एक साथ आपको दो इलेक्ट्रॉन पकड़ना मुश्किल होगा। कब, जब आकार बड़ा होगा, ज्यादा क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉन फैलेंगे। तो आकार बड़ा होने से वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्षेत्र में फैलते हैं, तो इनको दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ पकड़ के जो है देना मुश्किल हो जाता है। जबकि आकार छोटे होने से वो पास पास रहते हैं, पास पास रहने से इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के आसानी से देना हो जाता है। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि आसानी से देंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो वो लुईस क्षार होंगे, और जिनको मुश्किल होगा वो उनमें लुईस क्षार जो है कम होंगे। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे लुईस क्षार का सामर्थ्य जो है कम हो जाता है। ठीक, ऊपर से कम, ऊपर से नीचे आने में लुईस क्षार का सामर्थ्य जो है कम हो जाता है। लुईस क्षार का सामर्थ्य कम हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अब इनका आकार बढ़ गया तो नाभिक के साथ इनका जो है पकड़ कमजोर हो जाता है ना, पकड़ कमजोर हो रहा है, यौगिक बनाए हैं तो यहां से ये हाइड्रोजन जो है आसानी से निकल सकता है। अगर हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो किसी दूसरे में जाके जुड़ेगा, तो जिसमें जुड़ेगा उसका अपचयन होगा, और जो हाइड्रोजन दे रहा है वो अपचायक होगा। ठीक, तो इन यौगिकों में ऊपर से नीचे आने पे अपचायक सामर्थ्य जो है बढ़ता है। क्या होता है, अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है, यानी कि नीचे वाले अच्छे अपचायक होंगे ऊपर वालों की तुलना में। ठीक, अपचायक सामर्थ्य मतलब हाइड्रोजन का निकलना आसान है ना, हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 16वें वर्ग के तत्वों की क्रिया जो है हाइड्रोजन से है। सभी के सभी H2O H2S इस तरीके के ही यौगिक बनाते हैं। सभी के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिनकी संख्या 2-2 है। ठीक, इस तरीके से देखें तो हाइड्रोजन का आकार सेम है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इधर 16वें वर्ग के तत्वों का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से बंध जो है कमजोर होते जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो बंध कमजोर, बंध कमजोर मतलब बंध ऊर्जा भी कमजोर, तापीय स्थायित्व तो कम होगा, लुईस क्षार का सामर्थ्य भी कम होते जाएगा, अपचायक सामर्थ्य जो है बढ़ती जाएगी, यानी कि नीचे वाले आसानी से हाइड्रोजन त्यागेंगे बनिस्पत ऊपर वाले के तुलना में। ठीक, तो चलिए नोट कर लीजिए।
ओके, हो गया, ठीक। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ ये किस तरीके के क्रिया करते हैं और कैसे यौगिक बनाते हैं। इनका तापीय स्थायित्व तो कम होते जाता है, बंध ऊर्जा कम होते जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो जो यौगिक बना उनका उनके गुणों का अध्ययन हमने किया। तो हमने देखा कि तापीय स्थायित्व तो कम होता है, बंध ऊर्जा का मान भी ऊपर से नीचे आओ तो कम होते जाता है, बंध कमजोर हो गया, लुईस क्षार का जो है सामर्थ्य वो कम होते जाता है। अब चाहे गुणों में वृद्धि हो जाती है ना। तब देखेंगे कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, तो परमाणु का आकार बढ़ता है तो उसके वांडर वाल्स बल बढ़ते हैं, और वांडर वाल्स बल बढ़ता है तो उसका क्वथनांक और गलनांक ये भी जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको समझने की चीज है। ये थोड़ा सा अपवाद है वहां पे। अपवाद, अपवाद मतलब जो नॉर्मली जिस नियम को फॉलो करते हैं, उनको अगर छोड़कर कोई एक ऐसा रहे जो नियमों का पालन ना करे तो अपवाद है, उसके गुण बाकी से अलग हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है वंडरवाल्स बल भी जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा वंडरवाल्स बल भी वैसी बढ़ता जाता है। वंडरवाल्स बल भी जो है बढ़ता जाता है, और वंडरवाल्स बल जैसे जैसे बढ़ेगा तो उससे क्वथनांक और गलनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। क्वथनांक तथा गलनांक ये दोनों ही क्या होंगे, उच्च होंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे। क्लियर है भाई। परमाणु का आकार जैसे बढ़ेगा तो उनके बीच का वंडरवाल्स बल बढ़ता है, वंडरवाल्स बल बढ़ने से उनके क्वथनांक और गलनांक भी जो है बढ़ते हैं। ओके, ठीक भाई, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका आकार छोटा है, जिनका आकार जो है छोटा है, उनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, जिनका आकार बड़ा है उनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि H2O, H2S, H2SE, H2PE, H2PO, तो यहां पे इसका आकार सबसे कम है, इसका आकार सबसे बड़ा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे तो अलग गुण काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना। यहाँ पे क्या बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध। इसमें जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से आकार जो है इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार कंटिन्यू बढ़ रहा है, और आकार बढ़ता है तो वांडरवाल्स बल भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। वाल्स बल क्या होगी, बढ़ेगी। अब वंडर वाल्स बल बढ़ेगी तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। गलनांक व क्वथनांक ये दोनों भी जो है क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सल्फर का जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बना है ना, इसका क्वथनांक और गलनांक कम होगा। ठीक, इससे H2SC से, इसका कम होगा किससे, H2PE से, इसका कम होगा किससे, H2PO से। ठीक है, और इन सब से अधिक होगा हाइड्रोजन
के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है और बनाता है H2। इसका कारण ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध है। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। ठीक। और इन सब में जो है वान डर वाल्स बल है। ठीक। वान डर वाल्स बल से हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा अधिक। क्लियर है? और वान डर वाल्स बल वालों को ही देखा जाए तो जिसका आकार छोटा होता है उसका वान डर वाल्स बल कम होता है, और जिसका आकार बड़ा होता है उसका वान डर वाल्स बल अधिक होता है। ठीक है। इसीलिए इनके क्वथनांक और गलनांक का क्रम देखें तो इस तरीके से सबसे कम, फिर अधिक 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 अधिक, और पानी का सबसे ज्यादा। पानी का अधिक होने के कारण है उनमें उपस्थित हाइड्रोजन बल। ठीक। गलनांक व क्वथनांक देखने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े यौगिकों के बीच के बल को देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर नोट कर लो। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। हो गया? ठीक। अभी हमने देखा गलनांक क्वथनांक। यहाँ पे आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम किसी का गलनांक और क्वथनांक पे बात करें तो इसके लिए जो बड़े यौगिक हैं उनके बीच के बल को देखते हैं, है ना? जो भी यौगिक हैं उनके बीच के बल को देखते हैं। गलनांक या क्वथनांक को समझने के लिए या देखने के लिए कैसे पता चलेगा कि उसका गलनांक कैसा है या क्वथनांक कैसा है? तो इसके लिए बड़े यौगिकों के बीच जो बल होता है उसको देखा जाता है। यौगिक के गलनांक या क्वथनांक को समझाने के लिए बड़े यौगिकों के बीच के बंध को देखा जाता है। बंध को देखते हैं। बड़े यौगिकों के बीच के बंध को देखते हैं। बंध यानी उसके बल, है ना? बंध यानी उसके बीच का बल कैसा है उसको देखते हैं। ठीक। जैसे यदि हमको H2S का बंध सामर्थ्य निकालना, ठीक, जैसे कि उदाहरण अगर देखें, अगर हमको समझना है कि H2S, तो H2S के अंदर बंध सामर्थ्य कैसा है इसको देखना होगा तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध को देखें। ठीक। लेकिन इसके बीच के बंध को देखेंगे कि इनको तोड़ने में कितना बल लग रहा है, कम बल लगेगा कि ज्यादा बल लगेगा। ठीक। किंतु अगर हम H2S का क्वथनांक या गलनांक देखेंगे तो हम हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध को ना देखते हुए एक H2S अणु और दूसरे H2S अणु के बीच के आकर्षण बल को देखेंगे, और वही बल जो है इसका वान डर वाल्स बल। ठीक है? ओके। अगर हमें H2S में बंध सामर्थ्य देखना होगा, क्या देखना हो? बंध सामर्थ्य। तो हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन और ये जो सल्फर है ना, इसके बीच में इस बंध को देखेंगे, है ना? इस बंध का बल कैसा है? ठीक। इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा चाहिए, तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, है ना? तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए, इसको देखेंगे तब हमको क्या पता चलेगा? इसका बंध सामर्थ्य पता चलेगा। ठीक। बंध सामर्थ्य अगर हमको निकालना है H2S का, तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध को देखेंगे कि उसकी बंध ऊर्जा कितनी है, उसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक। किंतु अगर हमको देखना होगा उसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक व गलनांक देखना होगा, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के अणुओं
हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध को ना देखते हुए हम देखेंगे कि एक H2S अणु दूसरे H2S अणु के साथ कैसे जुड़ा है ना। एक H2S अणु दूसरे H2S अणु के साथ कैसे जुड़ा है, तब जाके ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा, तब जाके उसका क्वथनांक या गलनांक की गणना। ठीक है, इनके बीच का अगर आकर्षण कम है, आकर्षण अगर कम है तो गलनांक क्वथनांक है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कम होंगे। आकर्षण अगर अधिक है यानी कि बंध इनके बीच का अच्छा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है यानी कि गलनांक क्वथनांक ये अधिक होगी। ठीक, जो वान डर वाल्स बल बोल रहे हैं वो यही बल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच में कैसा बल। ठीक, तो वान डर वाल्स बल जो है बढ़ता जाता है। ये वान डर वाल्स बल जो है आकार छोटा होने से ये वान डर वाल्स बल कम रहता है, लेकिन आकार अगर बड़ा हो गया इन अणुओं का ये वान डर वाल्स बल भी क्या हो जाता है, अधिक मजबूत होता है। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ रहा है। आकार जैसे बढ़ता है वान डर वाल्स बल भी बढ़ता जाता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि छोटा आकार कम इसमें चिपकेगा, लेकिन बड़ा आकार होगा तो वो ज्यादा इस पे चिपकेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ले सकते हैं बैलून ले सकते हैं। छोटा आकार को देखेंगे तो कम एरिया को टच करेगा, लेकिन बड़ा आकार को लें तो वो ज्यादा एरिया को टच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से समझनी यही है कि यौगिक का गलनांक और क्वथनांक को समझना है तो उसके बड़े यौगिकों के बीच के आकर्षण बल को देखते हैं। जैसे H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध सामर्थ्य का अध्ययन करना होगा तो आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध कैसे हैं, कमजोर हैं, मजबूत हैं या क्या है, आसानी से टूटेगा या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इससे पता चलेगा H2S यौगिक के बीच यौगिक में बंध सामर्थ्य। किंतु अगर आपको बात करनी होगी H2S का क्वथनांक या गलनांक, तो H2S का क्वथनांक या गलनांक बात करने के लिए आपको उनके हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बंध को नहीं देखना है, आपको देखना है कि एक H2S अणु और दूसरे H2S अणु के बीच का बंध कैसा है। ठीक, ये बंध अगर मजबूत है इसका मतलब आपका क्वथनांक या गलनांक अधिक होगा, और वो बंध अगर कमजोर है तो गलनांक कम होंगे। और वो बंध किस पे निर्भर करता है, परमाणु के आकार पे। परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है वह बल भी उतना ही अधिक होती है, जिसको हम वान डर वाल्स बल। ठीक है, ओके, तो इनके बीच में लगने वाला ये जो बल है ये वान डर वाल्स बल है। परमाणु का आकार बड़ा होगा, सॉरी यौगिक का आकार जितना बड़ा होगा उनके बीच का वान डर वाल्स बल उतना ही अधिक होगा। ठीक, यानी कि क्वथनांक गलनांक उतने ही उच्च होंगे। अगर उस यौगिकों के बीच का यौगिकों का आकार छोटा होगा तो उनके बीच में वान डर वाल्स बल कमजोर होगा और उनका क्वथनांक और गलनांक भी कमजोर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने 16वें वर्ग का शुरुआत किया। हमने देखा 16वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। फिर हमने देखा हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रियाशीलता कैसे क्रिया करता है। ठीक, फिर हमने समझा कि किसी यौगिक का क्वथनांक गलनांक किस पे निर्भर करता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उनको भी इन लेक्चरों का जो है लाभ मिल सके। ठीक है, अगले दिन हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे लेते हुए आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।